नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। इस टॉपिक के प्रश्न आपको बहुत कम मिलेंगे और ये टॉपिक का जो नोट्स है वो भी कम मिल रहा है। किताबें जो मार्केट में आई हैं उन्होंने बिना सिलेबस को ध्यान से देखे पुराना ही जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता था वही छाप दिया है। अधिकतर किताबों ने, जो कि आपकी तैयारी की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि जो नया सिलेबस है उसमें ये सब नहीं दिया गया है। तो अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको नया सिलेबस जो है उसको अच्छे तरीके से करना होगा। वही सारे प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मात्र 150 रुपए में हमारे यूट्यूब चैनल की सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिल रही हैं। बहुत ही अच्छी सुव्यवस्थित हैं, हाई क्वालिटी की हैं और सबको बहुत पसंद आ रही हैं। काफ़ी लोग उससे जुड़ चुके हैं। मात्र 199 में आप सभी की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सब होंगी प्रिंटेबल। तो बहुत आसानी से आप उनको प्रिंट कर पाएंगे और उसका डेमो मैंने एक वीडियो में दिया है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप वहां पर वो उसका पूरा डेमो देख सकते हैं और वो सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। प्रथम प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में पाई का मान कितना बताया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 3.1416। यह मान गणितीय गणनाओं में अत्यधिक सटीक माना जाता है, जो उनकी गणितीय कौशल को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सुलभ सूत्रों में वर्णित वह कौन सा प्रमेय है जिसे आधुनिक समय में पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है आपका बी, बोधायन प्रमेय। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां विश्व का पहला डाकयार्ड या गोदीबाड़ा पाया गया था? सही उत्तर है आपका लोथल। लोथल गुजरात सिंधु घाटी सभ्यताओं का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जहां विश्व का पहला गोदीबाड़ा या डाकयार्ड पाया गया था, जो समुद्री व्यापार का केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका कि 18वीं सदी में सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित जंतर मंतर मूलतः क्या है? सही उत्तर है आपका यह एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशालाएं हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ये मूलतः खगोल वेधशालाएं हैं जिनका उपयोग ग्रहों और तारों की स्थिति जानने के लिए होता था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में रमन प्रभाव की खोज के लिए सीबी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है आपका सी, 1930। सर सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस खोज के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था, किस वर्ष संपन्न हुआ था? सही उत्तर है आपका वर्ष 1974 में। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इस शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल कौन सी थी? सही उत्तर है आपका सी, पृथ्वी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में आईजीएमडीपी के तहत विकसित पहली मिसाइल पृथ्वी थी। यह एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड किस वर्ष बनाया था? सही उत्तर है आपका बी, 2017 में। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी C-37 रॉकेट का उपयोग करते हुए एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। यह उस समय अंतरिक्ष इतिहास में एक अभूतपूर्व विश्व रिकॉर्ड था। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? सही उत्तर है आपका पहला। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। समग्र रूप से चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है।
अगला प्रश्न है आपका कि मिशन शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सौर ऊर्जा उत्पादन, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण, महिला सशक्तिकरण या जल संरक्षण। सही उत्तर है आपका बी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। मिशन शक्ति भारत का एक सफल एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था। इसके तहत भारत ने अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट लियो में एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गगनयान मिशन के लिए विकसित व्योम मित्र क्या है? यह एक ह्यूमनाइड रोबोट है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? सही उत्तर है आपका 10,000 करोड़। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है और इस मिशन के लिए लगभग 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला सौर मिशन जो L1 बिंदु पर सफलतापूर्वक पहुंचा उसका नाम क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है जो लैंग्रेज बिंदु 1 पर स्थापित किया गया है। यहां से यह बिना किसी ग्रहण के सूर्य की बाहरी परतों का लगातार अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने 2030 तक कितना वार्षिक उत्पादन लक्ष्य रखा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 5 मिलियन मीट्रिक टन। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक भारत में प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ निर्मित किया जा रहा है? सही उत्तर है आपका सी, धोलेरा, गुजरात में। भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब धोलेरा, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। यह टाटा समूह और ताइवान की पीएसएमसी के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का आधिकारिक नाम क्या है जिसका उपयोग अब स्मार्टफोन्स और वाहनों में सटीक लोकेशन के लिए किया जा रहा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, IRNSS यानी कि नाविक। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। यह अमेरिकी जीपीएस का एक स्वदेशी विकल्प है जो अधिक सटीक लोकेशन जानकारी देता है। अगला प्रश्न है आपका कि चक्रवातों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय रहते सुरक्षा अलर्ट जारी करने के लिए भारत मुख्य रूप से किस संस्था के उपग्रह तकनीकी पर निर्भर करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इसरो। इसरो के मौसम विज्ञान और संचार उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसैट और रिसोर्स सैट जैसी प्रणालियों से मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग होने वाला यूपीआई के पीछे काम करने वाली मुख्य तकनीकी विशेषता क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जटिल एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो जटिल एन्क्रिप्शन और सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का काम करता है। इसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है और जो इसे त्वरित और सुरक्षित बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म भारत की विज्ञान नीति के किस पहलू को दैनिक जीवन में उतारता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, टेलीमेडिसिन। दूर दराज गाँव के में विशेषज्ञ से इलाज। अब ये अगर आपने उपयोग नहीं किया है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एक ई संजीवनी एक ऐसा ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ पर आप अपना जब पूरे प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको आसपास के ई डॉक्टर दिखेंगे जो आपके आसपास, अगर स्टेट में आपके नहीं है तो बगल वाली स्टेट में जाके भी आप उन डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी पूरी बीमारी बता के इलाज मांग सकते हैं। ई संजीवनी स्वास्थ्य मंत्रालय की एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। यह तकनीकी का प्रयोग कर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के मरीजों को सीधे बड़े डॉक्टरों से जोड़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए विकसित किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही उत्तर है आपका कोविन। कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसे विशेष रूप से टीकाकरण पंजीकरण के लिए बनाया गया था।
इसने भारत के विशाल टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि शहरों में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली स्मार्ट सीसीटीवी प्रणालियों किस किस आधुनिक तकनीकी पर आधारित है? सही उत्तर है आपका बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स। आधुनिक स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। यह तकनीक चेहरे की पहचान, नंबर प्लेट रीडिंग और संदिग्ध गतिविधियों के डेटा एनालिटिक्स में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग किस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सार्वजनिक और निजी परिवहन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी परिवहन क्षेत्र बसों, कारों और ट्रेनों में कार्बन मुक्त विकल्प प्रदान कर रही है। इससे उत्सर्जन में केवल पानी निकलता है, जो पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी का कृषि में क्या उपयोग है? सही उत्तर है आपका बी, फसलों की सेहत जांचने और कीट हमलों की पूर्व सूचना देने में। अंतरिक्ष से रिमोट सेंसिंग उपग्रह फसलों के स्वास्थ्य, नमी के स्तर और कीटों के हमले की निगरानी करते हैं। इस डेटा का उपयोग कर किसान अपनी उपज बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टोल प्लाजा पर बिना रुके भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली फास्टैग तकनीकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सही उत्तर है आपका RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर वाहन के शीशे पर लगे टैग को पढ़कर सीधे बैंक खाते से टोल काट लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले CCTNS नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी, अपराधियों की ट्रैकिंग और डेटा साझा करना। CCTNS का उद्देश्य देश भर के पुलिस स्टेशनों को जोड़ना है। यह रियल टाइम में अपराधियों का डेटाबेस साझा करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि शून्य और दाशमिक स्थान मान पद्धति का आविष्कारक किस देश को माना जाता है? सही उत्तर है आपका सी, भारत। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली प्राचीन भारत की विश्व की सबसे महान देन है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त गुप्त जैसे विद्वानों ने इसे स्थापित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सही उत्तर है आपका शल्य चिकित्सा। महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी सुश्रुत संहिता प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किस यंत्र का आविष्कार किया था जिससे यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है? सही उत्तर है आपका बी, किस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस ने किस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। इस यंत्र की सहायता से उन्होंने पौधों की वृद्धि और उनकी संवेदनशीलता को मापा था। अगला प्रश्न है आपका कि 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक कौन थे? सही उत्तर है आपका सीवी रमन। सर सीवी रमन 1930 में भौतिकी का क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे और इन्हें यह पुरस्कार रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भौतिकी विज्ञानी कौन है? बताइएगा कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन है? सही उत्तर है आपका सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर कार्य किया। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और बोसान कण का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने ही भारत में इसरो पहले इनको स्पार की नींव रखी थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनके किस सिद्धांत के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही उत्तर है आपका सितारों की संरचना और विकास। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को तारों के विकास और उनके पतन चंद्रशेखर सीमा के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने ब्लैक होल के निर्माण की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है आपका कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किन मिसाइलों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई?
केवल अग्नि, केवल पृथ्वी, अग्नि और पृथ्वी, ब्रह्मोष और नाग। सही उत्तर है आपका सी, अग्नि और पृथ्वी। डॉक्टर कलाम ने आईजीएमडीपी कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें मुख्य रूप से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल विकास हुआ। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का वास्तुकार किसे माना जाता है? सही उत्तर है आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। उनके प्रयासों ने ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति के माध्यम से भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सही उत्तर है आपका बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने उच्च उपज वाले बीजों के शुरुआत कर भारत को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? सही उत्तर है आपका बी, आनुवांशिक कोड की व्याख्या के लिए। किसके लिए? आनुवांशिक कोड की व्याख्या के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। डॉक्टर खुराना को आनुवांशिक कोड की व्याख्या करने और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका बताने के लिए नोबेल मिला था। उन्होंने प्रयोगशाला में पहला कृत्रिम जीन भी बनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि गणित के क्षेत्र में नंबर थ्योरी और अनंत श्रेणियों में असाधारण योगदान देने वाले भारतीय प्रतिभावान व्यक्ति थे। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अनंत श्रेणियों और नंबर थ्योरी में अद्भुत सूत्र दिए। उनका रामानुजन हार्डी नंबर 1729 बहुत प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? सही उत्तर है आपका इसका ऑप्शन बी, पी वीर मुथुवेल। ये इसरो के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने चंद्रमा के तीसरा मिशन था उसकी परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में ही लैंडर विक्रम ने सफल लैंडिंग की थी। और ये जो रामानुजन ने हार्डी नंबर दिया था, ये 1729 में दिया था, नंबर नहीं है 1729, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका आयात पर निर्भरता कम करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? सही उत्तर है आपका तेजस। तेजस भारत का पहला स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। इसे एचएल द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? सही उत्तर है आपका डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था है। यह सेना के लिए स्वदेशी हथियार, रडार और मिसाइलें विकसित करती है। अगला प्रश्न है आपका कि आईएनएस विक्रांत भारत की स्वदेशीकरण की यात्रा में क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत भारत द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक को विकसित करने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विदेशी जीपीएस पर निर्भरता खत्म करना और रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था, जिससे भारत को अपनी प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। नाविक भारत को रक्षा और नागरिक कार्यों में रणनीतिक स्वायत्तता देता है। अगला प्रश्न है आपका कि आईडेक्स यानी कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को स्वदेशी नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना। आईडेक्स रक्षा मंत्रालय की एक योजना है जो भारतीय स्टार्टअप्स को रक्षा तकनीकी विकसित करने के लिए फंड और सहायता प्रदान करती है। इससे भारतीय रक्षा उद्योग में नवाचार आ रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत के स्वदेशी मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सही उत्तर है आपका सी, परम शिवाय।
एनएसएम के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था। इसे आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि दवा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण के तहत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई के उत्पादन को भारत में क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? सही उत्तर है आपका बी, चीन और अन्य देशों से कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए। दवा बनाने के मुख्य कच्चे माल एपीआई के लिए भारत लंबे समय से चीन पर निर्भर था। सप्लाई चेन टूटने के डर से अब भारत सरकार पीएलआई स्कीम के जरिए एपीआई का स्वदेशी उत्पादन बढ़ा रही है। अगला प्रश्न है आपका कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत में चिप निर्माण का स्वदेशीकरण क्यों अनिवार्य है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए। सेमीकंडक्टर चिप्स मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मस्तिष्क होते हैं। चीन और ताइवान पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वदेशीकरण के संदर्भ में नकारात्मक आयात सूची का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका बी, उन रक्षा उपकरणों की सूची जिनका आयात धीरे धीरे बंद किया जाएगा और उन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने विदेशी हथियारों के आयात पर रोक लगाने के लिए यह सूची अब सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है भारतीय रक्षा उद्योगों को सीधे ऑर्डर देना। अगला प्रश्न है आपका कि जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जानी जाती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नया कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज और कोड बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है जो 0 और 1 दोनों स्थितियों में एक साथ रह सकती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, क्यूबिट। पारंपरिक कंप्यूटर बिट या 0 या 1 का उपयोग करते थे, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं। सुपरपोजिशन के कारण क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, जिससे गणना असीमित तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लॉकचेन तकनीकी का वह कौन सा गुण है जो इसे अत्यधिक सुरक्षित बनाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण और अपरिवर्तनीयता। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर है जहां डेटा कई नोड्स पर स्टोर होता है। एक बार ब्लॉक में डेटा दर्ज होने के बाद उसे बदला अपरिवर्तनीयता लगभग असंभव होती है, यानी कि उसे बदला नहीं जा सकता, वो अपरिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है आपका कि 6G संचार तकनीकी के संदर्भ में भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च करना है? सही उत्तर है आपका सी, 2030। भारत ने 6G तकनीकी पर अनुसंधान और विकास शुरू कर दिया है और भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 6G सेवाओं को पूरी तरह से लागू करना है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी, भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर डेटा साझा करना और नियंत्रित करना। जैसे आप एलेक्सा यूज करते हैं, आपका स्मार्ट पंखा है वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, फ्रिज है वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, एसी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, बल्ब एआई से कनेक्ट कर लिया वाईफाई से, तो सब आप उसका सिस्टम बन जाएगा। अब इससे उपकरण आपस में डेटा साझा करते हैं और उन्हें दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि डीप फेक तकनीकी जो चर्चा में है किसका उपयोग करके फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाती है? सही उत्तर है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और मशीन लर्निंग के द्वारा। यह किसी व्यक्ति का चेहरा या आवाज इतनी सफाई से बदल देता है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मेटावर्स का सबसे सटीक रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आभासी वास्तविकता यानी कि वीआर, वर्चुअल रियलिटी और संवर्धित वास्तविकता यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करने वाला एक साझा 3D डिजिटल स्पेस। मेटावर्स इंटरनेट का भविष्य है जहां लोग 3D वर्चुअल दुनिया में अवतार के रूप में बातचीत और काम और खेल सकेंगे। यह बीआर और एआर तकनीकी पर अत्यधिक निर्भर है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिस्पर कैस9 तकनीकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जीन एडिटिंग में किया जाता है, डीएनए में बदलाव करने के लिए। इसका उपयोग आनुवांशिक बीमारियों के इलाज और उन्नत फसलें बनाने में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? एज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो सही उत्तर है आपका डेटा प्रोसेसिंग को स्रोत के करीब लाकर लेटेंसी देरी कम करना। अब एज कंप्यूटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो
एज कंप्यूटिंग में डेटा को दूर स्थित केंद्रीय सर्वर पर भेजने के बजाय डिवाइस के पास ही प्रोसेस किया जाता है। इससे रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है और ऑटोनोमस कारों आज के लिए ज़रूरी है। देखिए जैसे क्या है, अभी आप एआई का प्रयोग करते हैं तो आपका पूरा सर्वर पे काम होता है, ऑनलाइन काम होता है, लेकिन वो अगर वही एआई का पूरा जो सिस्टम है वो आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे ही डाल दिया जाए, तो यहीं पर आप अपना सब कुछ कर लेंगे। इससे आपका इंटरनेट का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा और जो समय लगता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसको एज कंप्यूटिंग कहते हैं। लेकिन जो अभी प्रोसेसर हैं, जो अभी चिप हैं आपके फ़ोन की, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि एज कंप्यूटिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें। लेकिन भविष्य में जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, तो ये सारा जो एआई है वो आपके फ़ोन पे ही काम करेगा। फ़ोन पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह आपके एआई आ जाएँगे। जैसे आपने आयरन मैन मूवीज़ में देखा होगा, वो आयरन मैन एक महिला से बात करता रहता है, वो महिला उसकी एआई होती है पर्सनल। ऐसे हर किसी की एक पर्सनल एआई होगी भविष्य में। पर्सनल एआई मॉडल होगा, जो आपसे बात करेगा, आपकी आवाज़ सुनेगा, आपके घर में कनेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे इस कमरे की लाइट जलाओ तो वो उस कमरे की लाइट जलाएगा, कहेंगे इसको फ़ोन मिलाओ तो उसको फ़ोन मिलाएगा, कहेंगे टीवी चलाओ तो टीवी चलाएगा। ये सब संभव होगा आपके फ़ोन पर ही एज कंप्यूटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है? सही उत्तर है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी एच टू ओ में विद्युत धारा प्रवाहित कर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाली बिजली भी सौर या पवन ऊर्जा से आनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि द्वि अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी का सबसे सटीक अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका बी, वह तकनीकी जिसके नागरिक और सैन्य दोनों तरह के अनुप्रयोग हों। तो द्वि अनुप्रयोगी तकनीकी वह होती है जिसे आम जनता की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सैन्य हथियार निर्माण में भी। इसलिए इन तकनीकों के वैश्विक व्यापार पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, जैसे परमाणु रिएक्टर बनाना और परमाणु बम बनाना। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु ऊर्जा तकनीकी का द्वि अनुप्रयोगी स्वरूप क्या है? सही उत्तर है आपका सी, बिजली उत्पादन नागरिकों के लिए और परमाणु हथियार निर्माण सैन्य के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि यूरेनियम का आप बिजली उत्पादन में परमाणु रिएक्टर बनाकर उपयोग कर सकते हैं और उसका परमाणु बम भी बना सकते हैं। तो ये द्वि अनुप्रयोगी तकनीक है, डुअल यूज। अगला प्रश्न है आपका कि उपग्रह आधारित जीपीएस या नाविक तकनीकी का उपयोग किन दो क्षेत्रों में समान रूप से होता है? नागरिक परिवहन, लोकेशन और मिसाइल गाइडेंस के लिए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ड्रोन या यूएवी का कौन सा उपयोग द्वि अनुप्रयोगी प्रकृति को दर्शाता है? तो एक तो डिलीवरी के लिए हो सकता है नागरिकों के लिए, और दूसरा होता है हवाई हमला या जासूसी के लिए। सही उत्तर है आपका सी। अगला प्रश्न है आपका कि जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अनुप्रयोगी चिंता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, टीकों का निर्माण जो लाभदायक कार्य है और जैविक हथियारों का विकास जो हानिकारक है। बायोटेक लैब में वायरस और बैक्टीरिया का अध्ययन वहाँ जीवन रक्षक वैक्सीन बनाने के लिए होता है, वहीं गलत हाथों में पड़ने पर इससे घातक बायोलॉजिकल वेपन जैविक हथियार बन सकते हैं। कोविड 19 के दौर पर यह जो चिंता है वैश्विक स्तर पर उठी थी। बहुत से लोग कह रहे थे चीन ने ये वायरस बना के फैला दिया है जैविक हथियार के रूप में। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिप्टोग्राफी तकनीकी का दैनिक जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या महत्व है? सही उत्तर है आपका सुरक्षित बैंकिंग लेन देन और गुप्त सैन्य संदेशों की सुरक्षा। क्रिप्टोग्राफी यानी कि डेटा एन्क्रिप्शन जहां हमारे बैंक खातों और ऑनलाइन संचार को हैकर से बचाती है, वहीं सेना और खुफिया एजेंसियां इसका उपयोग अपनी अति गुप्त संदेशों को सुरक्षित भेजने के लिए करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न है आपका कि वासेनार अरेंजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पारंपरिक हथियारों और द्वि अनुपयोगी वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण रख। वासेनार अरेंजमेंट एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसमें भारत भी शामिल है। इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि दोहरे उपयोग तकनीकें और हथियार आतंकियों या अस्थिर देशों के हाथ न लगे। अगला प्रश्न है आपका कि केमिकल इंजीनियरिंग का वह कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग खाद और जहरीली गैस दोनों में हो सकता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फास्फीन और क्लोरीन जैसे रसायन। कई रसायन जैसे फास्फीन या क्लोरीन आम काम आते हैं, लेकिन रासायनिक हथियार के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इनका व्यापार बड़े
कड़े प्रतिबंधों के अधीन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रोबोटिक्स और एआई वह कौन सा अनुप्रयोग है जो द्वि अनुप्रयोगी श्रेणी में आता है? सही उत्तर है आपका औद्योगिक विनिर्माण और स्वायत्त घातक हथियार। एआई संचालित मशीनें जहां फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाती हैं, वहीं किलर रोबोट्स इंसानों की दखल के बिना खुद दुश्मन को पहचान कर मार सकते हैं। यह एआई का सबसे खतरनाक द्वि अनुप्रयोगी रूप है। अगला प्रश्न है आपका कि रिमोट सेंसिंग तकनीकी का द्वि अनुप्रयोगी लाभ क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी संसाधन मानचित्रण, कृषि वन और दुश्मन के ठिकानों की टोह लेना। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जंगलों और पानी का सर्वे किया जाता है, लेकिन उसी हाई रेजोल्यूशन कैमरे से सेना सीमा पार आतंकी कैंपों और सैन्य ठिकानों की तस्वीरें भी प्राप्त करते हैं। यह निगरानी तकनीक का दोहरा फायदा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1969 में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी। इससे पहले यह इनकोस्पार 1962 के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के किस हिस्से पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था। भारत इस दुर्गम क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न है आपका कि उपग्रहों को पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करने के लिए कितनी ऊंचाई आवश्यक है? सही उत्तर है आपका 36,000 किलोमीटर। भूस्थैतिक कक्षा भूमध्य रेखा से लगभग 35,786 यानी कि लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। यहाँ उपग्रह पृथ्वी के घूमने की गति के साथ साथ घूमते हैं, इसलिए वे जमीन से स्थिर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सूर्य का अध्ययन करना। इसका काम सूर्य के कोरोना और सौर ज्वालाओं और अंतरिक्ष मौसम का लगातार अध्ययन करना था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण कौन सा था? जो प्रक्षेपण यान था भारत का पहला स्वदेशी, वो कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। और सही उत्तर है आपका SLV-3। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। भारत का पहला सफल प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था। 1980 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। क्रायोजेनिक इंजन भारी रॉकेट जैसे GSLV के ऊपरी चरण में उपयोग होते हैं और जो बेहद कम तापमान पर काम करते हैं। इनसे ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वह बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं और उपग्रह स्थिर रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लैग्रेंज बिंदु, लैग्रेंज पॉइंट। वे स्थान है जहां दो बड़े पिंडों जैसे सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह के सेंट्रीपेटल बल के बराबर हो जाता है। यहाँ रखा उपग्रह कम ईंधन खर्च करके स्थिर रह सकता है, जैसे L1 बिंदु पर आदित्य। अगला प्रश्न है आपका कि गगनयान मिशन के तहत भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कितने यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था? सही उत्तर है यहाँ पर योजना है वो 3 यात्रियों को ले जाने की है। गगन मिशन के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। यह मिशन भारत को मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला चौथा देश बना देगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? सही उत्तर है आपका सोवियत संघ USSR। स्पुतनिक 1 को 4 अक्टूबर 1957 को तत्कालीन सोवियत संघ रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी के साथ विश्व में अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो के PSLV को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आपका बी इसरो का वर्क हॉर्स। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसकी अत्यधिक सफलता दर और विश्वसनीयता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च किए हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि मंगल ग्रह की कक्षा में अपने पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये भारत है, आप सभी को पता है। भारत का मंगलयान जिसका नाम था मिशन का मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014 में अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। ऐसा करने वाला भारत विश्व का एकमात्र और पहला देश था। अगला प्रश्न है आपका कि निशार उपग्रह प्रोजेक्ट किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? सही उत्तर है आपका भारत और अमेरिका। निसार यानी कि नासा और इसरो, सिंथेटिक अपार्चर रडार। नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। यह पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए सबसे उन्नत रडार तकनीकी का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो वो राकेश शर्मा थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के T-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। अंतरिक्ष से भारत को देखकर उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के इसरो का मुख्य लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका श्रीहरिकोटा, बी ऑप्शन आपका सही। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। भारत के लगभग सभी प्रमुख उपग्रह यहीं से लॉन्च किए जाते हैं क्योंकि यह भूमध्य रेखा के करीब है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेविटेशनल वेव्स गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में प्रस्तावित लैब का नाम क्या है? सही उत्तर है आपका लीसा लेजर इंटरफॉर्मेटर स्पेस एंटीना, ईएसए और नासा का अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला मिशन है। लीगा लीगो इंडिया जो है वो एक जमीनी वेधशाला है। चूंकि प्रश्न अंतरिक्ष की लैब पूछ रहा है इसलिए इसका सही उत्तर लीसा होगा। ठीक, अंतरिक्ष की लैब में जो है वो लीसा आएगा, लेजर इंफ्रा इंटरफॉर्मेटर स्पेस एंटीना। ईएसए और नासा जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है और नासा के ने मिलकर ये बनाया था। ठीक, और जो लीगो इंडिया है ये एक जमीनी ग्राउंड बेस्ड वेधशाला है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1958। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारतीय सेना की तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन को मिलाकर की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की रक्षा को सशक्त करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है आपका बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1983 में शुरू हुए आईजीएमडीपी का नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसके तहत पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नाम से 5 मिसाइलों का स्वदेशी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है? सही उत्तर है आपका डी रूस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत, डीआरडीओ और रूस ने मिलकर बनाया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी पर रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि तेजस जो हाल ही में चर्चा में रहा वह रक्षा तकनीकी की किस श्रेणी में आता है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन हल्का लड़ाकू विमान। एलसीए तेजस एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग वाला हल्का और बहुभूमिका वाला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह अपनी श्रेणी के दुनिया के सबसे छोटे और हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम क्या है? सही उत्तर है आपका बी आइनस अरिहंत। आइनस अरिहंत अरिहंत का अर्थ होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। जो एसएसबीएन तकनीकी जिसको बोला जाता है वो ये है। इसने भारत के परमाणु त्रिकोण को पूरा किया है। अगला प्रश्न है आपका कि अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो इसे एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सही उत्तर है आपका 5000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 5 भारत की सबसे शक्तिशाली सतह से सतह पर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक लक्ष्य भेद सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि सतह से हवा में मार करने वाली उस मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसे भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को निर्यात किया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी आकाश। आकाश डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी सतह से हवा
वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। भारत ने अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाते हुए इसे आर्मेनिया को बेचा है। अगला प्रश्न है आपका कि पिनाका क्या है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन के पूरे इलाके को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्जुन निम्नलिखित में से किसका नाम है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक का। इसे डीआरडीओ के सीवीआरडीई द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हवा से हवा में मार करने वाली पहली स्वदेशी भारतीय मिसाइल कौन सी है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अस्त्र। अस्त्र भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे सुखोई और तेजस लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रलय मिसाइल की प्रकृति क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय डीआरडीओ द्वारा विकसित एक आधुनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर तैनाती के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है आपका कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली भारत ने किस देश से खरीदी है? तो ये रूस से खरीदी है, आप सभी इससे परिचित। ये सतह से हवा में मिसाइल करने वाली रक्षा प्रणाली है। भारत ने अपनी वायु रक्षा मजबूत करने के लिए इसे रूस से खरीदा है। अगला प्रश्न है आपका कि नाग मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल की श्रेणी में आता है? तो ये जो मिसाइल है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग एक तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये भारी बख्तरबंद दुश्मन टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है आपका कि आईएनएस विक्रांत क्या है? तो ये एक भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्र में ताकत कई गुना बढ़ गई है। अगला प्रश्न है आपका कि आयरन डोम तकनीकी किस देश की प्रसिद्ध वायु रक्षा प्रणाली है? तो ये इजराइल की है। इजराइल की एक अत्यधिक प्रभावी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। ये दुश्मन द्वारा दागे गए रॉकेटों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत हैं क्योंकि ये प्रकृति में कभी खत्म नहीं होते, जबकि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस प्रक्रिया के कारण होता है? सही उत्तर है आपका बी नाभिकीय संलयन। सूर्य के कोर में अत्यधिक ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी प्रक्रिया में सूर्य में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका कि जीवाश्म ईंधन के जलने से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से स्वच्छ हाइड्रोजन बनाना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भड़ला, राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भड़ला सोलर पार्क क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्कों में से एक है। यहाँ की शुष्क और तेज धूप वाली जलवायु सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी थोरियम और यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम 235 का सबसे अधिक उपयोग होता है। भारत अपने भविष्य के रिएक्टरों में थोरियम, जो भारत में प्रचुर मात्रा में है, का उपयोग करने की विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि जियोथर्मल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही उत्तर है आपका बी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर मौजूद गर्म चट्टानों और मैग्मा से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है। इसका उपयोग भाप बनाकर टरबाइन चलाने और बिजली पैदा करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? इसका सही उत्तर है मीथेन। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस में 80-90% मीथीएच4 गैस होती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में इसके जलने पर
बहुत कम हानिकारक गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने कार्बन टैक्स लागू किया था? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फिनलैंड। 1990 में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन टैक्स लागू करने वाला फिनलैंड दुनिया का पहला देश था। यह कर उन उद्योगों पर लगाया जाता है जो जीवाश्म ईंधन जलाकर कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बायोगैस का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सही उत्तर है आपका अवायवीय किण्वन के द्वारा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक कचरे जैसे गोबर, सड़े पौधे के अवघटन से बायोगैस बनती है। इसमें मुख्य गैस मीथेन होती है। अगला है आपका कि नैनो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द नैनोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका बौना। विज्ञान में नैनो का अर्थ 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से से है। अगला प्रश्न है आपका कि एक नैनोमीटर के किस भाग के बराबर होता है? तो 10⁻⁹ इस स्तर पर पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है आपका रिचर्ड फेनमैन। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में अपने व्याख्यान देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम में नैनो तकनीकी की अवधारणा पेश की थी। उन्हें नैनो विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बकी बाल या फुलरीन जैसे नैनो तकनीकी में महत्वपूर्ण है कार्बन के कितने परमाणुओं से बनी संरचना है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 60। बकमिंस्टर फुलरीन या बकी बॉल C60 कार्बन के 60 परमाणुओं से बना एक गोलाकार अणु है जो फुटबॉल जैसा दिखता है। यह नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में अत्यधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो तकनीकी का उपयोग करके दवाओं को सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं जैसे कैंसर तक पहुंचाने में की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लक्षित दवा वितरण, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहलाती है। इससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता है और साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषता क्या है जिसके कारण इनका उपयोग भविष्य की तकनीकों में किया जा रहा है? सही उत्तर है आपका ये स्टील से कई गुना मजबूत और हल्के होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स वजन में एल्यूमिनियम से भी हल्के होते हैं, लेकिन मजबूती में स्टील से 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं। इनमें विद्युत और ऊष्मा की बेहतरीन चालकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने नैनो मिशन की शुरुआत किस वर्ष की थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2007 में। भारत में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में नैनो मिशन शुरू किया गया था। प्रोफेसर CNR राव ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो यूरिया जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है पारंपरिक यूरिया की तुलना में कैसे बेहतर है? सही उत्तर है आपका इसकी कम मात्रा अधिक प्रभावी है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। इफ्को द्वारा विकसित नैनो यूरिया तरल की केवल एक बोतल 500 ml पारंपरिक यूरिया के पूरे एक बोरे के बराबर काम करती है। यह सीधे पत्तों द्वारा सोख लिया जाता है जिससे मिट्टी और पानी का प्रदूषण कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नैनो स्तर पर पदार्थों का रंग क्यों बदल जाता है? कारण है इसका प्रकाश के प्रकीर्णन और सतह प्रभाव के कारण। जब पदार्थ नैनो स्तर पर पहुंचता है तो इसका सतह जो है उसका आयतन अनुपात बहुत बढ़ जाता है, सतह से आयतन अनुपात। इस कारण प्रकाश के प्रकीर्णन और क्वांटम प्रभाव के चलते सोने जैसे धातु भी लाल या नीले रंग के दिखाई दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नैनो तकनीकी का एक हानिकारक प्रभाव हो सकता है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, नैनो कणों का श्वसन के जरिए शरीर में जाकर जहरीला प्रभाव डालना। अगला प्रश्न है आपका कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है आपका एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक को। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले अपने स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी से जीवाणुओं को देखा था, इसलिए उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है? सेल्यूलोज, लैपिड, काइटिन या पेप्टिडोग्लाइकन। सही उत्तर है आपका यहाँ पर डी, पेप्टिडोग्लाइकन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन नामक पदार्थ से बनी होती है। यह पौधों, सेल्यूलोज और कवकों काइटिन से अलग होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पेनिसिलिन जो कि पहली एंटीबायोटिक थी
किससे प्राप्त की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन एक कवक से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक मोल्ड से पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। यह बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने में क्रांतिकारी साबित हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? सही उत्तर है आपका डी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। इसी लैक्टिक एसिड के कारण दूध जम जाता है और खट्टा होकर दही बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है आपका बी, वे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस शरीर के बाहर एक निर्जीव कण के समान होते हैं, लेकिन किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करते ही वे सजीवों की तरह प्रजनन करने लगते हैं। इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किण्वन की प्रक्रिया में ईस्ट शर्करा को किसमें परिवर्तित करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट यानी कि खमीर अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना श्वसन करता है और शर्करा को एथेनॉल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को जो उपयोग है वो शराब और बेकरी उद्योग में होता है। तो ईस्ट जो है, खमीर है, वो अवायवीय श्वसन करता है और इसके द्वारा शर्करा यानी कि ग्लूकोज को एथेनॉल यानी कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि बैक्टीरियोफेज क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन, ये वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जिसका अर्थ है बैक्टीरिया को खाने वाला, वास्तव में ऐसे वायरस होते हैं जो केवल बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। गंगा नदी का पानी इन्हीं के कारण खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस सूक्ष्म जीव का उपयोग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है? सही उत्तर है आपका डी, राइजोबियम। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहनी यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों में गांठों में सहजीवी के रूप में रहता है और यह वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मलेरिया रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? सही उत्तर है आपका प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है वो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह मादा एन्फ्ललीज मच्छर के काटने से मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका हानिकारक रोगजनकों को मारना और शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। लुई पाश्चर द्वारा खोजी गई पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इससे दूध के हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध जल्दी खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर है आपका कार्ल एरेकी के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का पहली बार 1919 में हंगेरियन इंजीनियर कार्ल एरेकी ने किया था। उन्होंने जीवित जीवों का उपयोग करके कच्चे माल से उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को यह नाम दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसका उपयोग डीएनए में के धागे को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए किया जाता है और जोड़ने के लिए लाइगेज का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बीटी कपास में बीटी का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बेसिलस थुरिंगियनेसिस। यह एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। इसे बैक्टीरिया का बिसेला जीन कपास में डाला जाता है, जिससे फसल को वॉलवर्म या कीट से खुद को बचाने की शक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया पहला मानव हार्मोन कौन सा था? सही उत्तर है आपका इंसुलिन। 1970 के दशक में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ई कोली बैक्टीरिया में मानव जीन डालकर कृत्रिम रूप से ह्यूमलिन बनाया गया था और यह मधुमेह रोगियों के लिए बड़ी क्रांति थी। अगला प्रश्न है आपका कि डॉली भेड़ जो दुनिया का पहला स्तनधारी क्लोन थी, किस तकनीकी द्वारा बनाई गई थी? सही उत्तर है आपका बी, दैहिक कोशिका केंद्रक स्थानांतरण। 1996 में यान बिलमुट ने सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी का उपयोग करके वयस्क भेड़ की दैहिक कोशिका से डोली भेड़ का क्लोन बनाया था। यह जीव विज्ञान में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।
अगला प्रश्न है आपका कि पीसीआर यानी कि पॉलीमर्स चेन रिएक्शन तकनीकी का उपयोग क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने में। कैरी मुलिस द्वारा विकसित पीसीआर तकनीकी का उपयोग डीएनए के एक बहुत छोटे से टुकड़े की लाखों करोड़ों कापियां कम समय में बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फॉरेंसिक जांच और कोविड-19 टेस्ट में भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सुनहरा चावल आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल है जिसे किसकी कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है? सही उत्तर है आपका बी विटामिन ए। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया जो मानव शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। यह गरीब देशों में बच्चों में विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधापन रतौंधी को रोकने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जीन थेरेपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन में बदलकर बीमारियों का इलाज करना। तो जो दोषपूर्ण जीन है उससे हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर एक हेल्थी जीन डाल दिया जाएगा, स्वस्थ जीन डाल दिया जाएगा। जीन थेरेपी की चिकित्सा तकनीकी है जिसमें किसी मरीज के डीएनए में मौजूद खराब रोगग्रस्त जीन को हटाकर उसकी जगह एक स्वस्थ जीन डालकर बनाया जाता है। यह आनुवांशिक बीमारियों के स्थायी इलाज की दिशा में बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है आपका कि एलिसा परीक्षण जिसका उपयोग एड्स जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है किस पर आधारित है? ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर आधारित है। इंटरेक्शन एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोब्लेरेंट ऐसे परीक्षण शरीर के रक्त में मौजूद एंटीबॉडी और रोगजनक के एंटीजन के बीच होने वाली प्रतिक्रिया पर आधारित है, इंटरैक्शन पर आधारित है। यह शरीर में किसी विशेष संक्रमण की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वे जीव जिनके डीएनए में बाहरी जीन डालकर उनके गुणों को बदल दिया गया है वो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ट्रांसजेनिक जीव। ऐसे जीव जिनके जीनोम में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी अन्य प्रजाति का बाहरी जीन डाल दिया जाता है उन्हें ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए बीटी कपास, फ्लेवर सेवर टमाटर। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के तहत कॉपीराइट की सुरक्षा मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए दी जाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, साहित्यिक, कलात्मक और संगीत संबंधी रचनाएं। ये लेखक के जन्म के बाद से 60 वर्ष तक रहता है। कॉपीराइट लेखकों, गायकों और कलाकारों को उनकी मूल रचना, किताबें, संगीत, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर कोड पर दिया जाने वाला कानूनी अधिकार है। नए आविष्कारों के लिए पेटेंट और ब्रांड नाम के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी नियम 2023 के तहत किसी व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस करने के लिए संस्था को क्या लेना अनिवार्य है? सही उत्तर है आपका स्पष्ट और स्वैच्छिक सहमति। नए डीपीडीपी अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी या संस्था किसी नागरिक का व्यक्तिगत डेटा तभी एकत्र कर सकती है जब नागरिक ने स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी हो। नागरिक अपनी सहमति वापस भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूल जाने का अधिकार का डिजिटल संदर्भ में क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इंटरनेट से अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने या सार्वजनिक पहुंच से बाहर करने की मांग करना। भारत ने सुप्रीम कोर्ट जो है उसने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर स्क्वैटिंग शब्द का उपयोग किस विवाद के संदर्भ में किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी प्रसिद्ध ब्रांड के नाम से मिलता जुलता डोमेन नाम जानबूझकर खरीदना। साइबर स्क्वैटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध कंपनी के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता वेबसाइट डोमेन नाम पहले से ही रजिस्टर कर लेता है। बाद में वह इसी कंपनी को भारी कीमत पर बेचने का कोशिश करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न सामग्री के संदर्भ में सबसे बड़ी कानूनी चुनौती क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सामग्री के स्वामित्व और कॉपीराइट का निर्धारण करना। जैसे एआई, चैट जीपीटी या मिड जर्नी कोई कविता या चित्र बनाता है तो यह तय करना मुश्किल है कि उसका कानूनी लेखक या कॉपीराइट मालिक कौन होगा। एआई यूजर या एआई बनाने वाली कंपनी। वर्तमान में आईपीआर कानून केवल मनुष्यों को ही लेखक मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रेडमार्क का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी उत्पाद या सेवा के स्रोत और पहचान की रक्षा करना।
ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह, डिजाइन, शब्द या लोगो है जो एक कंपनी के उत्पाद को दूसरी कंपनी के उत्पाद से अलग पहचान देता है। उदाहरण के लिए एप्पल का आधा कटा सेब या नाइकी का स्विस निशान। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के अनुसार डेटा स्थानीयकरण का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संवेदनशील डेटा को देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही संग्रहित करना। डेटा स्थानीयकरण का अर्थ है कि विदेशी कंपनियों जैसे फेसबुक है, गूगल है, मास्टर कार्ड है, मेटा है, एक्स है, को भारतीय नागरिकों का महत्वपूर्ण डेटा विदेशी सर्वर पर भेजने के बजाय भारत में ही स्थित डेटा सेंटर में स्टोर करना होगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी जांच के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल पायरेसी को रोकने के लिए फिल्मों और ई बुक्स में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, डीआरएम। डीआरएम का एक्सेस कंट्रोल तकनीकी है। यह कॉपीराइट डिजिटल सामग्री जैसे नेटफ्लिक्स वीडियो, अमेजन किंडल ई बुक्स को अनाधिकृत रूप से कॉपी करने, शेयर करने से या प्रिंट करने से रोकती है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की रक्षा करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है आपका कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और कोई भी उसमें सुधार कर सके। लिनक्स हो गया और एंड्रॉयड हो गया, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के ये 148 प्रश्न आपको कैसे लगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो हमारा एक जो बैच चल रहा है 150 में, वहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की सभी पीडीएफ्स दी जाती हैं, पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें वन लाइनर होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और पीवाईक्यूज होते हैं। इसके अलावा एक हमारा दूसरा बैच है, वो आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेबल पीडीएफ का है जो मात्र 199 रुपए में है। आप किसी से सकते हैं, दोनों में आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूपी लेखपाल सपना सच होगा, क्विक रिवीजन क्लासेस।